औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे अल्हम्दुलिल्लाह आपके 2 पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री के हो गए हैं और अच्छे हुए हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें और अब आप टारगेट करें अपना ये पेपर मैथमेटिक्स का जो 100 मार्क्स का है और इसमें 50 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हैं जो 25 आएंगे। हर एमसीक्यू 2 नंबर का है, तो मेरी कोशिश ये है कि आपको एमसीक्यूज के पोर्शन में अच्छे तरीके से हर एंगल से हम अपने कवर कर लें कि वो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सकें। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज अपलोड कर दिए थे और मॉडल पेपर के एमसीक्यूज भी आपको मिल जाएंगे, वो भी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब ट्रिग्नोमेट्री के बाद अलजबरा की तरफ हम जाते हैं। तो कोविड का जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें अलजबरा से चैप्टर 2, 3, 6, 7, 8 इन चैप्टर्स को लिया गया है। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे ये इन चैप्टर्स के एमसीक्यूज की वीडियो का पार्ट 1 है। आगे मुझे और 10 ईयर्स इसके ढूंढने हैं पेपर्स और उसमें से मैं इन चैप्टर्स के और एमसीक्यूज आपके लिए अपलोड करूंगा। तो आइए हम अपने सिलसिले का आगाज करते हैं। मेरे बेटे पहला एमसीक्यू आपके सामने आ रहा है यहाँ पर और ये रिलेटेड है सेट के चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1। आइए जरा इसको देखते हैं कि यहाँ ये क्या कह रहा है कि मेरे बेटे 2 सेट्स आपको दिए हुए हैं और ये a माइनस बी का आंसर मांग रहा है। तो ये मैट्रिक में भी आप पढ़ चुके हैं। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स निकालने के लिए आपने पहला सेट लिखा, माइनस साइन दूसरा सेट लिखा और अब जो पहले सेट के मेंबर दूसरे सेट में मौजूद हैं वो नीचे नहीं आएंगे। बाकी जो पहले सेट के मेंबर दूसरे सेट में नहीं है वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी 2 यहाँ पर है तो 2 वहाँ पर भी है तो 2 नीचे नहीं आया। 3 यहाँ पर है, 3 वहाँ नहीं है तो 3 नीचे आ गया। तो a माइनस बी का आंसर 3 आएगा। ये अब आप मेथड याद रखिए, जब भी डिफरेंस का सवाल आए तो इस तरीके से होगा कि पहले सेट के मेंबर तलाश किए जाएंगे, जो दूसरे सेट में नहीं होंगे वही उसका डिफरेंस कहलाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहीं पर लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया हुआ है। तो बेटा याद रखें जब भी इस तरीके से ब्रैकेट में दिया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है। कॉमे से पहले रियल पार्ट होगा, कॉमे के बाद इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला ये आपके सामने कि रियल पार्ट और नीचे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट की आप साइन चेंज कर देते हैं तो आपने डी के साथ माइनस लगा दिया, जबकि डिनोमिनेटर वही रहेगा जो पहले था। तो इस फॉर्मूले को आप याद रखें। अब अगर यहाँ पर a, b भी आ जाए तो बस ये a और b से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। यहाँ तक कि यहाँ कोई नंबर भी अगर आ जाएगा तो यहाँ जाकर नंबर्स की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मिल जाएगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखें। नंबर 3 पे आ जाएं। कॉन्जुगेट का नाम ले रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर नंबर 2 है। 2.2, 2.3 आपके रिड्यूस में शामिल है। तो कॉन्जुगेट आपको पता होना चाहिए। कॉन्जुगेट में बेटा क्या करते हैं, हम रियल पार्ट को कुछ भी नहीं करते लेकिन इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देते हैं। कॉमे से पहले रियल पार्ट होगा अगर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा जाएगा और कॉमे के बाद इमेजिनरी पार्ट होगा तो इसका आंसर इसलिए क्या आ रहा है a, माइनस बी कॉन्जुगेट। लेकिन बेटा मैंने नीचे शो कर दिया है कि ऐसे ब्रैकेट में भी लिखा आ सकता है और यूं आयोटा की फॉर्म में लिखा सकता है कि a प्लस बी आयोटा। अगर यूं लिखा होगा तो आपने टारगेट करना है आयोटा वाले नंबर को कि आयोटा के साथ जो भी नंबर लिखा है उसकी साइन चेंज कर देंगे, जबकि आयोटा के बगैर जो नंबर है उसको कुछ भी नहीं होगा तो ये उस नंबर का कॉन्जुगेट कहलाएगा। बेटे याद रहे ये एमसीक्यू 2 नंबर के आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इसलिए काइंडली आप कॉन्जुगेट को बिल्कुल क्लियर रखें ध्यान में। ये बी आयोटा शुरू में भी दे सकता है, ए को बाद में भी लिख सकता है। तो मैं यही नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर कि आपने सेकंड नंबर की साइन चेंज करने, बल्कि आपने देखना है कि आयोटा जिसके साथ लिखा है उसकी साइन चेंज होगी तो वो बन जाएगा उसका कॉन्जुगेट। हम चलते हैं आगे। बेटा हम नेक्स्ट पेज पर आपके सामने आ गए हैं और यहाँ पर एमसीक्यू नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है। ये रिलेटेड है चैप्टर नंबर 3 से, एक्सरसाइज नंबर 3.3। ओमेगा के ऊपर पावर 32 आ रही है। तो जैसा कि आपको पता है इस ब्लैंक को आप जहन बिठा लें अपने
कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है। तो जितनी बड़ी पावर्स यहाँ पर आपको ओमेगा में मिल जाएं, आप उसको 3 के मल्टीपल में नियरेस्ट तोड़ें। तो 32 3 के टेबल में नहीं आता, तो इससे छोटा नंबर देखेंगे वो है 30 जो 3 के टेबल में आता है। तो हमने यहाँ पर 32 की बेस को ब्रेक कर दिया, यानी पावर को कि 30 पावर अलग कर दी और स्क्वायर अलग कर दिया। अब इसका फायदा क्या हुआ कि जो ओमेगा पावर 30 है उसको हम ओमेगा क्यूब की पावर 10 लिख सकते हैं लॉ ऑफ पावर को यूज करते हुए, जबकि आगे वाला ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही आएगा और ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। तो 1 की पावर 10 1 ही हो जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर 1 जा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा 32 का आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर। याद रहे पेपर में आपको सोल्यूशन नहीं दिखाना है, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर लाना है, लेकिन ये आप समझ के करेंगे तो तभी एग्जाम में उसको कर पाएंगे कि ओमेगा 32 की जगह पर एग्जाम में कुछ और आ सकता है, ओमेगा 20 आ सकता है, ओमेगा 18 आ सकता है। तो जो भी पावर आए तो इस ब्लैंक का इशारा ये है कि आपने वहां पर 3 का नियरेस्ट मल्टीपल देखना है जो नंबर 3 के टेबल में आता हो। 32 नहीं आता था तो हमने यहाँ पर 30 को अलग करा और 2 को अलग करा। ऐसे ही अगर यहाँ पे 31 आ जाता तो हम 30 को अलग करते और ओमेगा पावर 1 अलग कर लेते, तो ओमेगा 31 का आंसर ओमेगा आता। तो अब इस ब्लैंक को आप सामने रखते हुए अपने जने प्लान कर लें कि अब कोई पावर ओमेगा की आ जाए, आप इस अंदाज में उसको ब्रेक कर कर अपना आंसर बनाएंगे कि वो ओमेगा क्यूब का मल्टीपल बने ताकि वो 1 हो जाए। नंबर 5 आप नीचे देखिए लिखा हुआ है, आयोटा की वैल्यू सबको पता है √-1 होती है, तो ये आयोटा क्यूब मांग रहा है। अब इसके बारे में याद रखिए, अब एक फॉर्मूला होता है कि आयोटा अगर √-1 के बराबर है तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा। यानी अब ये वैल्यू आपने याद रखेंगे, जैसे ओमेगा क्यूब को आप 1 याद रख रहे हैं, ऐसी आयोटा स्क्वायर को आप -1 याद रखें। यानी अब आयोटा की जो भी बड़ी पावर आ जाए उसको आप आयोटा स्क्वायर में तोड़ें, यानी 2 पावर में ब्रेक करें ताकि वो बाद में -1 वहां जाके रखा जा सके। इट मीन्स हमने आयोटा क्यूब को तोड़ दिया, आयोटा स्क्वायर अलग 1 पावर अलग। अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है, तो -1 आयोटा से हुआ मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया माइनस आयोटा। याद रहे पेपर में यहाँ पर आयोटा क्यूब की जगह पर कोई और बड़ी पावर आ सकती है, लेकिन करना आपने वहां पे भी यही होगा कि नियरेस्ट 2 के मल्टीपल में उस पावर को तोड़ना होगा, क्योंकि जो 2 का मल्टीपल हो जाएगा वो बाद में आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। और अब हम चलते हैं आगे। बेटा हम नेक्स्ट पेज पर आपके सामने आ गए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप देख रहे हैं इस वक्त। ये पेपर मुख्तलिफ अंदाज से आ सकता है, आप एक बार सही करके बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं इसको कि रिलेटेड है 3.5 से। एक्सरसाइज नंबर 3.5 जहां पर आप डिस्क्रिमिनेंट का वर्ड पढ़ चुके हैं, b² - 4ac इसका फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आती है डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है, और जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके 2 रूट्स आते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम उन रूट्स की नेचर निकाल सकते हैं कि वो आंसर कैसे आएंगे। तो ये एग्जाम में बहुत बार एमसीक्यू आ चुका है 10 मिनट्स के अंदर। आइए इसको पढ़ते हैं कि इसमें यहाँ ये कह रहा है आपसे कि अगर रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल हों और अनइक्वल हों, यानी रियल हों यानी कि वो आयोटा उनमें ना आ रहा हो और वो अनइक्वल भी हों, तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या होना चाहिए। तो देखिए मैंने नीचे 4 कंडीशन आपको समझाई हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका <0 आएगा तो इसका मतलब कि वो वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही होगी, कि आपने इक्वेशन जो दी होगी वहां से एबीसी उठाकर b² - 4ac में रखकर सिंप्लीफाई कर माइनस कराकर एक वैल्यू तैयार करनी है। अगर वो वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप फौरन कमेंट देंगे कि ये रूट्स इमेजिनरी हैं यानी कॉम्प्लेक्स हैं। ऐसे ही अगर ये आप वैल्यू सॉल्व करते हैं और आंसर आपका 0 से बड़ा आ जाए तो उस सूरत में ये आपके पास जो है वो रियल हो जाते हैं और अनइक्वल डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, इर्रेशनल हो जाते हैं। ऐसी आंसर आपके पास अगर पूरा 0 आ जाए, जो कि सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है, b² - 4ac आपने सॉल्व करा और आंसर आपका पूरा 0 आ गया, तो रूट्स रियल और इक्वल कहलाएंगे। और ऐसे ही अगर आपके पास b² - 4ac की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर से मुराद 1 आ जाए, 4 आ जाए, 9 आ जाए, 16, तो वो ग्रेटर देन वाली कंडीशन को पूरा करने के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से
अब वो रैशनल रूट्स हो जाएंगे, यानी जो ऊपर था ग्रेटर देन 0 उसमें इरेशनल रूट्स बन रहे थे क्योंकि वो आंसर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा था। लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर आंसर है तो पॉजिटिव भी कहलाएगा आंसर और उसमें रैशनल रूट्स बनेंगे। तो अभी फिलहाल जो अभी एमसीक्यू हमारे पास है उसमें ये कह रहा है कि रियल एंड अनइक्वल, तो ये कंडीशन आपके पास थर्ड वाली है कि अगर रियल और अनइक्वल होंगे तो उस सूरत में डिस्क्रिमिनेंट को 0 से बड़ा आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। पॉजिटिव की मीनिंग ये है कि वो 0 से बड़ा है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका इस ब्लैंक के लिए करेक्ट है। लेकिन आप ये चारों लाइंस पढ़ लें, ये एग्जाम में हर अंदाज से आ सकती है। नंबर 7 3.6 से आ रहा है, इक्वेशन दी हुई है कोऑर्डिनेट इक्वेशन और उनके रूट्स का सम मांग रहा है। तो ये 3.6 में पढ़ा है फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का, आपको याद आ गया होगा, और ये फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी कोऑर्डिनेट इक्वेशन दी होती है, एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा होता है, एक्स के साथ बी, आखिर में सी। तो आपने माइनस बी अपॉन ए जो फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स का उसमें जाना है। यहाँ पर ए हमारा एल है, बी हमारा एम है, सी हमारा एन है, तो अब माइनस फॉर्मूले का आ गया, बी को हटा के आपने एम लिख दिया और ए को हटा के एल, तो माइनस एम अपॉन एल, ये सम ऑफ रूट्स का आंसर आ गया है। ये 3.6 से आया है। हम चलते हैं आगे। बेटा हम नेक्स्ट पेज पे आपके सामने आ गए, नंबर 8 पर। मेरी कोशिश ये है कि बहुत सारी बातों का ध्यान रखूं कि चैप्टर 6 के अंदर कुछ एक्सरसाइज हटा दी गई हैं, लेकिन एहतियातन मैं एमसीक्यूज आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे ये एक एमसीक्यू आया है नंबर 8, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन 3 मीन्स की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर ए जी एच उनके सिंबल हों तो बताइए एक नीचे दिया कौन सा ऑप्शन में करेक्ट होगा। तो बेटा याद रखो यहाँ 3 मीन है चैप्टर 6 के अंदर। आपने रिड्यूस सिलेबस में शायद आपने एएम और जीएम को नहीं पढ़ा है, एचएम का फॉर्मूला पढ़ा है, तो याद रखें जीएम उन दोनों का भी मीन होता है। यानी मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जब आप 2 नंबर दिए जाएं, अगर आप उनका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो वो सबसे बड़ा आएगा, फिर ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आएगी और हार्मोनिक मीन उन तीनों में सबसे छोटा आएगा, क्योंकि इनके फॉर्मूला अभी आपने नहीं पढ़े हैं। तो आप बस ये याद रखें कि ज्योमेट्रिक मीन खुद इनका, ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, दरमियान में होने की वजह से जीएम का फॉर्मूला लगता है, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच के ज्योमेट्रिक मीन इन दोनों के दरमियान में आता है। इस रिलेशन को याद रखें, ये मैं आपको बाद में भी समझा दूंगा नेक्स्ट किसी एमसीक्यू के अंदर। अभी नंबर 9 पर आ जाएं। 5p3 परमोटेशन का लग रहा है फॉर्मूला, इसकी वैल्यू मारा तो याद रखें बेटा डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आप NPR का बटन यूज करें, 5 दबाएं, NPR 3 दबाएं, इक्वल दबाएं तो 60 दे देगा आंसर। अदरवाइज आप NPR का अपना फॉर्मूला याद रखें, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n को आपने 5 रख दिया, r को आपने 3, 5p3 वैल्यू पुट करी फॉर्मूले के अंदर, तो ऊपर आ गया 5 फैक्टोरियल, नीचे आ गया 5 माइनस 3, तो ये वो 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, डिवाइड करा 2 से 60 आंसर आ गया है। वो डायरेक्ट भी मशीन से आ सकता है। नंबर 10 बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि एक्सरसाइज नंबर 8.3 से रिलेटेड है, मिडिल टर्म कि यहाँ पर आपको एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया हुआ है जिसकी पावर 2n आ रही है। याद रखिए जो पावर 2n है वो एक इवन नंबर का जनरल फॉर्मूला है, तो 2n एक इवन पावर है। तो आपने 8.3 पढ़ा है कि जब पावर इवन आएगी तो मिडिल टर्म की पोजीशन निकालने का फॉर्मूला अलग है, ऑड आएगी तो फॉर्मूला अलग है। क्योंकि अभी 2n आ रही है वो इवन है, तो फॉर्मूला मिड टर्म निकालने का n+2/2 टर्म होगा इवन नंबर के लिए। तो n जो यहाँ पर है वो पावर है और अभी पावर आपकी 2n आ रही है, तो आपने वहां 2n रख दिया, 2 बाद में कॉमन निकाला, 2 से 2 कैंसिल, तो मिड टर्म की पोजीशन आ जाएगी n+1। ये बहुत ही अहम एमसीक्यू है, आप इसको बार बार दोहराएं। हम चलते हैं आगे। बेटा हम अगले पेज पे आपके सामने आ गए हैं और आइए अब यहाँ पर ये नंबर 11 में क्या कह रहा है, 0 फैक्टोरियल के बारे में पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो याद रहे बेटा कैलकुलेटर में आप 0 दबाएं, फैक्टोरियल दबाएं और इक्वल दबा दें तो ये 1 दे देगा डायरेक्ट आपको। अदरवाइज अगर आपको समझना है तो फैक्टोरियल के बारे में आपको पता ही है, फैक्टोरियल जब भी खुलता है तो नंबर पहला ऐसे ही आता है, फिर उसमें 1 कम हो जाता है। तो हमने यहाँ पर n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब अगर इस रिलेशन में हम n को 1 रखेंगे तो वहाँ 1 की n की 1 आ गया, 1 फैक्टोरियल सीधे हाथ पर आ जाएं, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, तो वहाँ तो 1 फैक्टोरियल है,
और वो 1 के बराबर होता है, लेकिन सीधे हाथ पर यहाँ पर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 0 1 0, तो यूं 0 फैक्टोरियल आपका 1 के बराबर आएगा, यानी 1 फैक्टोरियल तो 1 ही हो गया, लेकिन 0 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 1। तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लें, इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर से पढ़ सकते हैं। आपको एग्जाम में सोल्यूशन नहीं दिखाना, डायरेक्ट करेक्ट ऑप्शन उठाना है। नंबर 12 पे आ जाते हैं। नंबर 12 में बेटा आपको अर्थमेटिक सीरीज दी हुई है। कैसे पहचाना हमने कि यहाँ पे इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 2 का फर्क आ रहा है सब में। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ये हमसे मांग रहा है एन टर्म, तो ये 6.1 से आया है, tn मांग रहा है। फॉर्मूला आपको पता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला, ये जनरल टर्म फॉर्मूला कहलाता है AP के लिए। तो अब यहाँ पर AP कैसे पहचानी, क्योंकि इन सब में 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये पहचान है अर्थमेटिक सीरीज की। तो बेटा अब हमने A उठाया, A कहलाती है फर्स्ट टर्म, D बनाया, दोनों को माइनस कर दिया सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, और अब हमने जाकर tn के फॉर्मूले में A और D की वैल्यूज को रख दिया। जैसे ये रखा 2, D रखा 2 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, 2 से 2 कैंसिल, तो 2n आपका इसके जनरल टर्म का आंसर आ रहा है, और सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर 0 फैक्टोरियल में आपका 1 आंसर आ रहा है। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं, और यहाँ पर आपके सामने नंबर 13 MCQ दिखाई दे रहा है, और ये भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है। इसको सही तरह समझें कि एक्सरसाइज नंबर 3.6 से रिलेटेड है, जहाँ पे हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें 2 रूट्स मिल जाएं इक्वेशन के, तो हम उनको यूज कर उस इक्वेशन को बना सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 2 रूट्स किसी इक्वेशन के दिए हुए हैं, यानी रूट से मुराद जब इसको सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जो 2 आंसर्स आते हैं वो आंसर्स हमें दे दिए गए हैं। हमें इक्वेशन पिक करनी है कि किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये रूट्स हैं। तो तरीकाकार इसका ये होता है बेटा कि आप वो दोनों रूट्स को सम करें। तो हमें यहाँ पर एक रूट का नाम अल्फा दे देंगे, दूसरे का बीटा, और सम और प्रोडक्ट हमें चाहिए होगा इक्वेशन बनाने के लिए। तो हमने क्या करा, पहले इनका सम निकाला, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये -1 के बराबर है। ये फॉर्मूला है एक्सरसाइज नंबर 3.3 के अंदर कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ये प्लस का जाके माइनस का हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कराया, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर जो ओमेगा क्यूब हो गया, और ये फॉर्मूला है कि 1 के बराबर होता है। तो सम और प्रोडक्ट जब आपको मिल जाएंगे, तो आपने ये इक्वेशन का फॉर्मूला है, इसमें जहाँ सम आ रहा है वहाँ सम ला के रख दें, जहाँ प्रोडक्ट आ रहा है प्रोडक्ट रख दें, और माइनस माइनस प्लस, तो ये इक्वेशन आपको तैयार हो गई। और ये पहला ही ऑप्शन आपको दिया हुआ है जो करेक्ट है कि ये दोनों इसके रूट्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है, इसको अच्छे अंदाज में रेडी कीजिए। हम चलते हैं आगे। बेटा अगला पेज आ गया है NP0, यानी कि यहाँ पर ये परमुटेशन का फॉर्मूला लगा रहा है, n के बराबर है और r 0 के बराबर है। तो NPR का फॉर्मूला को पता है कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है। r यहाँ पे 0 हो गया, तो n माइनस 0, तो ये n फैक्टोरियल नीचे भी आ गया और दोनों कैंसिल आउट हो गए, और यूं 1 बचा। तो NP0 आपका 1 के बराबर है। नंबर 15 पर आ जाएं। ये पुरानी किताब के अंदर चैप्टर 3 में क्वेश्चन था, जहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल मांग रहे थे। तो ये याद रखें, सर्कल की एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे हम नेक्स्ट पेज पर आपके सामने आ गए हैं, और नंबर 16 MCQ जो आप देख रहे हैं, ये एग्जाम में इस टाइप का MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ईयर्स में काफी बार आ चुका है कि फैक्टोरियल चैप्टर 7 में भी आप देखेंगे, चैप्टर 8 में भी आप देखेंगे फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल आपने सिंबल को समझना है कि ये सिंपलीफाई करके हमें आंसर पिक करना क्या आएगा। जब भी इस टाइप का कोई रेशियो बनी हुई आए, तो आपने ये देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। आई रिपीट माई वर्ड्स कि आपने बड़ी वैल्यू को तलाश करना है। अगर वो नीचे होगी तो वो खुलेगी, अगर वो ऊपर होगी तो वो खुलेगी। तो अभी n+1 बड़ा है, तो उसको हमने खोलना है। और फैक्टोरियल का ऑपरेशन ये होता है कि आप वो नंबर पहले ऐसे ही आता है, फिर उसमें 1 कम हो जाता है, फिर आगे दोबारा 1 कम हो जाता है। तो इट मीन्स अगर हम n+1 फैक्टोरियल जो कि बड़ा है उसको खोलेंगे, तो n+1 ऐसे ही आएगा, फिर इसमें एक कम, आगे इसमें एक और कम, और फैक्टोरियल दोबारा लग जाएगा। और अब यही वैल्यू पूरी नीचे आ रही है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा n × n+1।
इसलिए लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो जब भी इस टाइप की रेशियो बनी हुई आए तो आप बड़े नंबर को खोलेंगे और उसके बाद नीचे वाला या ऊपर वाला खुद ही उससे आखिर में कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर 17 पर आते हैं। अगला सवाल ये भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है, चैप्टर 2 से रिलेटेड। आयोटा अंदर जाके मल्टीप्लाई करना है। याद रहे बेटा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का अपना बकायदा एक फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर एक ही नंबर आगे लिखा हुआ है तो आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कि आयोटा को हमने पहले 3 से कराया, फिर आयोटा को हमने -2 आयोटा से कराया, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गए और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। तो हमने 3 आयोटा को ऐसे उतारा और यहाँ आयोटा स्क्वायर को -1 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो गए। तो अब ये मांग रहा है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट वो होगा जिसमें आयोटा नहीं आ रहा होगा और इमेजिनरी पार्ट में आयोटा आएगा। तो रियल पार्ट 2 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 3। तो 2 और 3 आपका ऑप्शन थर्ड वाला करेक्ट है। चलते हैं आगे। बेटा अगले पेज पर आपके सामने आ गया नंबर 18। ये रिड्यूस सिलेबस में जीएम का एक फॉर्मूला आपको मैंने यहाँ दिखा दिया। ये शामिल शायद नहीं है, एहतियातन आप कर लें कि जैसे एचएम पढ़ा था तो ऐसे जीएम क्या होता है, बीच में जो नंबर है ये तीनों नंबर मिलकर जीपी बना रहे होते हैं। और ये भी ऐसा नंबर होता है जब ये यहाँ पर आएगा तो इन सबकी रेशियो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म सेम आएगी। तो ये बोल रहा है बीच में एक ये क्या रखा जाए कि तीनों जीपी में आ जाएं। तो अब इस पे मैंने लगाया जीएम का फॉर्मूला, ये याद रखें, प्लस माइनस अंडर ए बी ये फॉर्मूला है। जैसे एचएम का फॉर्मूला होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी, तो ये जीएम का फॉर्मूला है। पहला नंबर ए हो जाएगा, दूसरा बी लाके हमने रखा और इसका रूट लिया तो 8 आ गया। तो प्लस माइनस 8 ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस फॉर्मूले को याद रखें। नंबर 19 एचएम मांग रहा है पी और क्यू के दरम्यान में, तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आ गया 2ab अपॉन ए प्लस बी और ए और बी पी और क्यू हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट पेज पर आ गया नंबर 20। वैल्यू ऑफ ब्रैकेट के अंदर 5 ऊपर लिखा हुआ है, 3 और 2 नीचे लिखा हुआ है, कॉमा बीच में लगा हुआ है। लगा हो या ना हो ये एक सिंबल है जिसको आप इस तरीके से खोलेंगे कि 5 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और डिवाइड लगेगा और 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ये नीचे आएगा। अब कैलकुलेटर से आप 5 फैक्टोरियल खोलेंगे तो 120 आता है, जबकि 3 फैक्टोरियल 6 आएगा, 2 फैक्टोरियल 2 तो 6 2 12, बाद में कैंसिल होगा तो 10 बचेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट है। याद रहे जब भी ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये इसके इक्विवेलेंट है, इसको सिंपलीफाई करते हुए खोला जाएगा। 21 13C11 डायरेक्ट मशीन से भी निकाल सकते हैं, ये 78 के बराबर है। अदरवाइज एनसीआर का फॉर्मूला आपको याद होगा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर आपके पास सिंप्लीफाई किया गया तो ये आपका आंसर 78 आएगा। इसको आप स्टिल करके देखिएगा। हम चलते हैं आगे। मेरे बेटे आपके सामने हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर 22 जो आप देख रहे हैं ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि रिलेटेड है 8.3 से। बाइनोमियल एक्सपेंशन के ऊपर पावर लगी हुई है 9 और ये बोला अगर ये एक्सपेंशन एक्सपेंड हो तो कितनी टर्म्स ऑब्टेंड होंगी। तो याद रखिए जितनी पावर लगी होती है टर्म उससे एक ज्यादा आती है। पावर 9 है तो आंसर 10 आएगा, स्क्वायर होगा टर्म्स 3 बनेंगी, जैसे मैट्रिक में होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 टर्म आती हैं, क्यूब में टर्म्स 4 आएंगी। तो एग्जाम में एमसीक्यू काफी बार आ चुका है कि जो भी पावर लगी होगी टर्म उससे एक ज्यादा बनेगी। नंबर 23 पे आ जाएं। ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है जो कि आप 3.4 में देखेंगे इस टाइप की कि आप x को चेक करें कि x पावर में आ रहा है 2 के ऊपर और x की ही ये वैल्यू मांग रहा है, तो आप बेसिस सेम करेंगे। तो आपने 32 को लिख दिया 2 की पावर 5 और अभी दो साइड पे 2 की बेस सेम हो गई, तो पावर्स को आप इक्वल कर देंगे। 2x प्लस 3 इक्वल टू 5, ये प्लस का 3 माइनस 3 हो गया, 2 नीचे आके डिवाइड हो गया तो x 1 आ रहा है। यानी अगर आप x को लाके पावर में 1 रखें तो ये 2 1 2 और 2 प्लस 3 5, 2 की पावर 5 32 होता है, तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो x का आंसर 1 है। 24 पे आ जाएं। एनसीआर का फॉर्मूला मांग रहा है तो ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो एक ही बात है, ये r फैक्टोरियल शुरू में आए या आखिर में आए, ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं आगे।
तो हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं 25 पर। ये सेट से रिलेटेड ये मॉडल पेपर में एमसीक्यू दिया हुआ है कि 3 सेट दिए हुए हैं और ये इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मांग रहा है। तो पहले हम निकालेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बी और सी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कॉमन देखते हैं, तो हमने इसमें कॉमन ले लिया और अब ए से इसका लेना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सेट ए को लिखा शुरू में, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो ये बन जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो 0,2 अलग कर दिया, 1,2। इस तरीके से आपने ये ऑर्डर पेयर तैयार कर ली। ये इस ब्लैंक का आंसर हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो करेक्ट आंसर है। अब हम आते हैं 26 पर। 26 में ये आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट मांग रहा है। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला मांग रहा है। याद रहे, जब भी ऐसे ब्रैकेट लगा हुआ है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल है, तो इसका फॉर्मूला मल्टीप्लाई आपको याद रखना है। रियल पार्ट को रियल से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से, बीच में फॉर्मूला माइनस का, माइनस साइन फॉर्मूले की है। और ऐसे फिर पहला रियल, दूसरे का इमेजिनरी, और फिर प्लस, फिर दूसरे का इमेजिनरी, पहले का रियल। तो ये पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस अंदाज से आप 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूले को आप याद रखें। नंबर 27 कि आपको इक्वेशन दी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू मांग रहा है, तो ये 3.6 से आया है। सी अपॉन ए इसका फॉर्मूला है। आपने यहाँ से ए बी सी उठाया और सी की वैल्यू आपकी 2 है, ए आपका 3, तो 2/3 आपका करेक्ट आंसर है। तो मेरे बेटे ये पहला पार्ट आपका इस वीडियो का मिल गया है। मैं एक वीडियो और इसकी अपलोड करूंगा जिसमें मजीद एमसीक्यूज जो 10 ईयर्स में आए हैं इन चैप्टर से रिलेटेड वो भी आपको दिखाएंगे। और ये बात श्योर है कि बेटा आप अगर इनको कर लेते हैं तो आपका दिमाग खुलेगा। आप इनको समझ के करें, रट्टा ना लगाएं, इनको समझें कि इनमें ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है। तो अगर आप इस लॉजिक से चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला पेपर में अगर एमसीक्यू थोड़ा चेंज होके भी आया तो बहुत आराम से आप कर सकते हैं, अगर आपने इनको समझा हुआ होगा। तो इस उम्मीद के साथ कि आप इनको समझ के प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज।